हाँ जी, तो वेलकम टू जियोफाई। अब ये जो है वो एनवायरमेंटल जियोग्राफी का पार्ट है एंड इस एनवायरमेंटल जियोग्राफी में वी वुड बी डूइंग 1 से लेके 50 या फिर 60 क्वेश्चन जो है हम इसमें करेंगे, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहला क्वेश्चन, एक मिनट। Okay, so first question is the term ecosystem. The ecosystem was proposed by. अब ये जो ecosystem term है वो किसने propose किया है? So it was proposed by the Tensley. ठीक है, किसने propose किया है ये ecosystem word? It was proposed by the Tensley and his full name is A.G. Tensley. ठीक है, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन है वो कब स्टार्ट हुआ? सो इट हैज स्टार्टेड इन द नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, नियोलिथिक में इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। एक होता है आपका बायोटिक, ठीक है, इसको हम बायोटिक बोलते हैं। दूसरा होता है आपका अबायोटिक। ठीक है, तो दोनों होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम सर्विसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट? जो आपका मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट था, इसमें कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज की बात हुई थी, तो इसमें से कौन सा जो है वो इकोसिस्टम सर्विस नहीं है? सो फर्स्टली यू नीड टू रिमेंबर कि इट हैज टॉक्ड अबाउट इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे एक था आपका प्रोविजनिंग, ठीक है, क्या था? प्रोविजनिंग। ठीक है, दूसरा था आपका रेगुलेटिंग। ठीक है, इट वाज द रेगुलेटिंग। एंड थर्ड आपका था वाज द कल्चरल, इट वाज द कल्चरल। एंड आपका लास्ट था सपोर्टिंग। ठीक है, तो इट हैज टॉक्ड अबाउट द फोर्थ। पहला है आपका प्रोविजनिंग, रेगुलेशन, कल्चरल एंड सपोर्टिंग। अब इसमें से कौन सा नहीं है? प्रोविजनिंग है, प्रमोशन, इट्स नॉट द प्रमोशन, सपोर्टिव भी है एंड रेगुलेटिंग भी है, नॉट द प्रमोटिव। प्रमोटिव रोल नहीं है। ठीक है, सो विच प्लेस, द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म या फिर कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, या फिर ये जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी कम्युनिटी रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं? सो इट इज कॉल्ड एज द हैबिटाट। इसको हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है, देन अब हमें अरेंज करना है जो वेजिटेशन की लेयर है उनकी हाइट के बेसिस पे इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी लेयर छोटी है कौन सी लेयर सबसे बड़ी है। तो सबसे फर्स्ट होती है आपके पास ग्राउंड लेयर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी हर्बेशियस लेयर। देन यू हैव, sorry, okay, second, yes, you have the herbaceous layer, then you have the co-dominant layer. This is the co-dominant। ठीक है, co-dominant मतलब जैसे co-chair, co-chair एक होता है चेयर, ठीक है, दूसरा होता है आपका को चेयर, मतलब इससे नीचे वाला व्यक्ति। तो वही वही चीज है यहाँ पर कि एक है आपकी डोमिनेंट लेयर, ठीक है, फिर उसके नीचे आ जाती है आपकी को डोमिनेंट लेयर। ठीक है, को डोमिनेंट, और फिर आती है आपकी हर्बेशियस लेयर एंड सबसे लास्ट में आएगी आपकी ग्राउंड लेयर। ठीक है, सो आपका यहाँ पर को डोमिनेंट एंड सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका हर्बेशियस। सो इट इज योर डी लेयर, बी लेयर, सी लेयर एंड ए लेयर। ठीक है, अगेन ग्राउंड लेयर, herbaceous layer, co-dominant layer and dominant layer. Then which of the following faunal group, faunal एक होता है आपका फ्लोरा, मतलब जो आपके होते हैं पेड़ पौधे, फौना होता है जो आपके एनिमल्स होते हैं। ठीक है, योर एनिमल्स। तो आपका जो फॉनल ग्रुप है हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एंडेमिक स्पीशीज। जो भी आपकी एंडेमिक स्पीशीज हैं इनमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका होता है, मतलब किस फौना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं? सो इट इज द एम्फीबियंस। ठीक है, जो एम्फीबियन क्या है आपका? फ्रॉग एक एम्फीबियन है, याद रखना, नॉट द बर्ड, नॉट इंसेक्ट, नॉट रेप्टाइल्स, बट दिस इज द एम्फीबियन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन सिंस? आपका 1600 एडी से एनिमल एक्सटिंक्शन का मेन कॉज क्या है अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार आपका जो है what is the leading cause of the animal extinction in the 1600 AD? ठीक है, सो क्या है? इट इज
व्हाट इज द एनिमल, ओके इट इज द स्पीशीज इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या है स्पीशीज का इंट्रोडक्शन जो है ये मेन कॉज है। देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेरीन इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये आपका अल्गल बेड्स एंड रीफ्स जो हैं इनके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हायर होती है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। सो पहला जो है, पहला आपका हो गया अल्गल, जो आपका एल्गी वगैरह है, ठीक है, उनका हो जाता है। दूसरा होता है आपका, ओके आई थिंक इट इज, ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ओपन ओशन की प्रोडक्टिविटी तो कम ही होती है। तो पहले सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी हाईएस्ट, और उसके बाद आपकी जो है वो ये एस्चुरीज की हो जाएगी, ठीक है, इट इज़ ऑफ द सेकेंड नंबर। तो एल्गल बेड्स एंड रीफ्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी पाई जाती है। फिर यहाँ पर दिया है कि अ प्लांट अडॉप्टेड टू द वेट वेट एनवायरमेंट, जिस प्लांट ने वेट एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया है उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट मतलब क्या, जो पानी, पानी मतलब हाइड्रो, ठीक है, इसको हाइग्रोफाइट बोलोगे, क्या बोलोगे, हाइग्रोफाइट। जिस भी प्लांट ने वेट वेट एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया, सो इट वुड बी योर हाइग्रोफाइट। अब जेरोफाइट क्या होगा, जेरोफाइट जिसने आपका ड्राई एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है। मेजोफाइट क्या, मेजोफाइट वो जिसने आपका मॉडरेट एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। देन एनिमल रियरिंग ऑन द कॉमर्शियल स्केल, एनिमल रियरिंग ऑन द कॉमर्शियल स्केल हैज बीन डेवलप्ड। अब ये जो कॉमर्शियल स्केल पे एनिमल्स वहाँ रियर होंगे जहाँ पर आपका जो लैंड है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपके पास्चर इनमें से देखो कहाँ मिलते हैं, मॉनसूनल रीजन में मिलते हैं क्या, नहीं, देखो सवाना में भी नहीं मिलते। ऑल्दो सवाना में आपका बहुत बड़ा लैंड होता है, बट यहाँ पर इतने ग्रीन पास्चर्स नहीं मिलेंगे। साहेल रीजन तो भाई एक डेजर्ट रीजन है, तो यहाँ कैसे मिल जाएंगे। फिर आपका है प्रेरीज एंड स्टेपी, तो प्रेरीज एंड स्टेपीज जो है वो जाने जाते हैं कॉमर्शियल स्केल पे एनिमल रियरिंग करने के लिए। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द बायोम्स इन द ऑर्डर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल वाटर एंड हीट इज करेक्ट, ठीक है। तो सॉइल वाटर एंड हीट के हिसाब से कौन सा जो है आपका करेक्ट है। सो यू हैव द फॉरेस्ट, फिर उसके बाद सवाना, देन यू हैव द ग्रासलैंड, देन डेजर्ट एंड देन टुंड्रा। अब देखो डेजर्ट सबसे लास्ट में आपका टुंड्रा है, मतलब टुंड्रा में तो भाई डेजर्ट से भी बुरी हालत है। दिस इज द, फिर आपका जो टैगा बायोम है, अब टैगा बायोम क्या होता है, टैगा बायोम आपका जो सब आर्कटिक बायोम है, ठीक है, उसको टैगा बायोम बोलते हैं। सो इट इज द सब आर्कटिक, सहारन भी नहीं, सवाना भी नहीं, ठीक है। अब आपका जो फिनेरोफाइट्स है, फिनेरोफाइट्स क्या होते हैं, देखो फिनेरोफाइट्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पहली बात तो ये। तो फिनेरोफाइट्स जो है आपके ऐसे लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज, मतलब ऐसी झाड़ियाँ होती हैं, और जिनमें ऐसे ऊपर ऊपर इनके जो है वो सीड्स लगे होते हैं, ठीक है, सीड्स लगे होते हैं, ये कुल मिला के ऐसे झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, ठीक है, दीज आर द झाड़ियाँ। और जिसमें आपके ऊपर सीड होते हैं, जिससे ये ड्रॉट, ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस से बचे रहते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा इसमें से इनका फीचर नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। सो दे कैन सस्टेन इफेक्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट टेम्परेचर, ड्रॉट एंड हाई विंड स्पीड, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन द टेम्परेट एंड मोइस्ट ट्रॉपिकल रीजन्स, ये टेम्परेट या फिर जो आपके मोइस्ट ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर पाए जाते हैं। दे आर टॉल टॉल पेरिनियल ट्रीज श्रब्स एंड बुशेस, ये टॉल पेरिनियल ट्रीज श्रब्स बुशेस होते हैं, मतलब ये टॉल होते हैं, ठीक है। दे हैव द रिन्यूअल बर्ड ऑफ दीज प्लांट्स ऑलवेज बरीड। सो दे आर सेइंग कि भाई इनके जो रिन्यूअल बर्ड है, बर्ड मतलब जो भी आपके जमीन के अंदर ऐसे गाड़ दिए जाते हैं इनके रिन्यूअल बर्ड्स, तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। ये क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें जो सीड्स वगैरह हैं वो ऐसे थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज द करेक्ट, भाई ये वाला जो है वो फिनेरोफाइट्स का एग्जाम्पल नहीं है। प्लांट दैट ग्रो अंडर द हाई इंटेंसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस एंड लो इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है प्लस लो स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये जो है इनको क्या बोलते हो आप, इनको बोला जाता है आपके रूड्रल्स। क्या बोला जाता है, रूड्रल्स। रूड्रल्स जो हैं वो होते हैं हाई डिस्टर्बेंस एंड लो जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब जो ग्लोबल कार्बन सिंक है वो क्या है आपका, तो आपका आर्कटिक शीट है क्या, आपका एंटार्क्टिक शीट है क्या, या फिर आपका जो है वो सहारन है,
आर्कटिक भी नहीं है, तो आपका जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ये आपका ग्लोबल कार्बन सिंक जो है वो माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेजर्ट बायोम? डेजर्ट बायोम वेजिटेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। शॉर्ट, नो, देखो शॉर्ट इनके रूट्स नहीं होते, दे हैव अ लॉन्ग रूट्स। लॉन्ग रूट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है इनको वाटर वाटर मतलब ये जो है एडवेंचर एडवेंचर करते हैं, ठीक है। तो इनके लॉन्ग रूट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको सरफेस पे ही पानी नहीं मिल जाता है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग जाना पड़ता है इनको गहराई में, तब जाके इनको पानी मिल पाता है, तो इनके लॉन्ग रूट्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ कैरेक्टर। इनकी रिफ्लेक्सिव सरफेस लीफ होती है, जिससे कि क्या है कि जो आपका सन है, सनलाइट है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। एफेमेरल होते हैं, मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। इनकी शॉर्ट साइकिल होती है, वैक्सी कोटिंग होता है। तो ये एकदम सही बात है तीनों, ठीक है। फिर हमें जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटर से पोल की तरफ आपको वेजिटेशन जोन को अरेंज करना है। तो सबसे, देखो ये दोनों तो हो गए बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि पोल पे जो है वो टुंड्रा मिलता है। टुंड्रा के पहले आपका मिलता है टैगा। और सेल्वा क्यों नहीं होगा? देखो सेल्वा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जो आपके सेल्वाज हैं, सेल्वा आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। इट इज द डेंस, इट इज द डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। आपका जो ट्रॉपिकल डेंस रेन फॉरेस्ट है इसको बोलते हैं आप सेल्वा। उसके बाद आ जाता है सवाना, फिर टैगा, फिर टुंड्रा। सो दिस वन इज करेक्ट, ओके। देन जो आपका सवाना वायोम है, इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। सॉरी आपका जो सवाना है, सवाना आपका ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ठीक है। वेट एंड ड्राई याद रखना, वेट एंड ड्राई, नॉट नॉट द ड्राई, ओके। द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दे आर फाउंड इन, जो लार्जेस्ट वेराइटी है एनिमल्स की और प्लांट्स की वो आपको मिलेगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। अच्छा देखो एक बात याद रखो कि यहाँ पर जो है वो हेट्रोजीनस वेराइटी मिलती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, इसीलिए जो है वो ट्रॉपिक्स में आप देखोगे कि जो लंबरिंग है, लंबरिंग काफ़ी इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। वहीं आप हायर लैटिट्यूड्स में चले जाओ तो लंबरिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है वहाँ पे। देन देयर इज नो हॉलीडे फॉर द वेजिटेशन ग्रोथ एंड देयर इज अ रैपिड अनइंटरप्टेड एंड कॉन्टिन्यूस, मतलब जो वेजिटेशन ग्रोथ है इस एरिया में रैपिड अनइंटरप्टेड और कॉन्टिन्यूस होती है। तो ऐसा क्या है? तो ये हमारा रेन फॉरेस्ट होता है। रेन फॉरेस्ट कौन सा? आपका इक्वेटर वाला, ठीक है। तो आपके जो रेनी ट्रॉपिक्स हैं, यहाँ पर कोई भी हॉलीडे नहीं होता वेजिटेशन का, मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ जो है वो वेजिटेशन की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो आपके सेल्वा फॉरेस्ट हैं, आप सेल्वा अभी हमने देखा है कि ये जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पहली बात तो यही आपको देखना है, ठीक है। सो दे आर अ डेंस एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट, सो दे आर ब्रॉड लीव एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट, याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टेकन टुगेदर इन द जियोग्राफिकल एरिया from a bigger unit is called, देखो all the ecosystems taken together in a geographical area, अब जो bigger unit है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा बिगर यूनिट क्या होती है आपकी इकोसिस्टम की? वो होती है आपकी बायोम। सो दिस इज द बायोम, ओके। टेरिटरी तो एक एनिमल का होता है, ठीक है। इट इज द एनिमल की टेरिटरी, जैसे लॉयन की टेरिटरी होती है, ठीक है। फिर बायोस्फेयर क्या होता है आपका? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर आपका हो जाएगा बायोस्फेयर, ठीक है। कम्युनिटी क्या हो जाती है? ऑर्गेनिजम्स एक टाइप के मिलके बना लेते हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी का होता है हैबिटाट, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ पर बोल रहे हैं एकदम लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब? अभी हमने देखा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब कहे जाते हैं, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेटिव एनिमल लाइफ इन द रेनी ट्रॉपिक्स? अब रेनी ट्रॉपिक्स में कौन सा ट्रू नहीं है? एंड इमेंस नंबर एंड वेराइटी ऑफ द इंसेक्ट, अभी हमने देखा, बिल्कुल सही बात है। फ्यू अबोरियल स्पीशीज, अब पहली बात तो अबोरियल स्पीशीज देख लो, वो एनिमल्स जो कि ट्रीज पे रहते हैं उनको बोलते हैं अबोरियल। बोल रहे हैं फ्यू, यहाँ पर कम है, देखो कम नहीं है, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो ये नॉट ट्रू है। फिर कौन कौन सा ट्रू है? फ्यू लार्ज एंड कार्निवोरस एनिमल, देखो फ्यू लार्ज एंड कार्निवोरस एनिमल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अबंडेंट एक्वाटिक लाइफ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन वी हैव द 26 इन द आर्कटिक ecosystem, if the lichen production were either impaired or destroyed, the whole ecosystem would collapse because herbivores and carnivores, they are directly or indirectly dependent on the lichen। कह रहा है कि आर्कटिक इकोसिस्टम में यदि आपके जो लाइकन है, लाइकन डिसरप्ट हो जाते हैं तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कार्निवोर एनिमल है या फिर जो आपके हर्बीवोर एनिमल है वो कहीं ना कहीं आपके लाइकन्स पर ही डिपेंडेंट है। आर्कटिक इकोसिस्टम हैज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ये बोल रहे हैं कि जो आर्कटिक इकोसिस्टम है उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, ये आपका जो है थोड़ा सिंपल है, इट इज़ द सिंपलर, ठीक है। सो वी हैव द सिंपलर इकोसिस्टम।
Okay, then A is correct and R is not. Which one of the following is not true about the taiga forest? ठीक है, जो आपका taiga forest है उसके बारे में कौन सा true नहीं है? So taiga forest के बारे में ट्री ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट ट्री ग्रोथ होती है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये नॉट ट्रू है मतलब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो टैगा है, यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है इनकी। फॉरेस्ट कवर द डोमिनेट बाय द कॉनीफेरस, ऑब्वियसली यहाँ पर कॉनीफेरस ट्रीज जो है वो डोमिनेंट मात्रा में होते हैं। एंड फॉरेस्ट फ्लोर्स काफ़ी क्लियर होता है, इट इज़ क्वाइट क्लियर। डायमीटर ऑफ द ट्रीज मोस्टली रेंजेस बिटवीन द, यहाँ पर जो डायमीटर है वो 2 से लेके 60 सेंटीमीटर तक का होता है। क्या होता है? डायमीटर, इट इज द डायमीटर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंथ, दे आर टॉकिंग अबाउट द डायमीटर, ठीक है। तो काफ़ी पतले पतले ट्रीज होते हैं, आपने देखा होगा। सो दिस इज द डायमीटर, ओके। यहाँ पर जो ट्रीज हैं उनका जो ग्रोथ है वो फास्ट नहीं होता है, वो स्लो होता है। फिर जो टैगा है, टैगा क्या होता है? टैगा आपको पता है सब आर्कटिक बायोम होता है, इट इज़ द सब आर्कटिक बायोम। अब ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ेरोफाइट्स वो होते हैं जो कि आपके ड्राई रीजन में होते हैं, ठीक है। सो दे कैन टॉलरेट एंड स्टैंड अगेंस्ट द ड्रॉट कंडीशंस, ओके। क्योंकि ड्राई में हो रहे हैं तो ड्रॉट कंडीशन के लिए अडेप्टेड होंगे। Then we would talk about the growth of the grass and other vegetation cover is limited to the selvas. अब बोल रहे हैं कि ग्रास और जो वेजिटेशन कवर है वो सेल्वास तक लिमिटेड होती है, क्योंकि मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ग्रास है, यहाँ पर ग्रासेस और जो आपका वेजिटेशन है सेल्वास में नहीं हो पाता है। अब सेल्वास में ये जो ग्रासेस हैं वो क्यों नहीं ग्रो हो पाती हैं? क्योंकि देखो ऊपर ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट आप देखोगे कि ये बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो ये पूरी जो सन की लाइट है वो यही रोक लेते हैं, ठीक है, सनलाइट। तो नीचे जो है वो सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, नीचे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर जो ग्रास है वो ग्रो नहीं हो पाती है। सो दिस इज द थिंग कि सेपरेट क्राउन्स ऑफ द ट्रीज कोलेसीन टू फॉर्म अ थिक कैनपी अबव द फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। ये फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जो है थिक कैनपी इन्होंने बना ली है, जिससे कि यहाँ जो है वो सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए जो है वो ग्रास यहाँ पर ग्रो नहीं हो पाती है। सो एकदम 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 सही बात है ये, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये लिखा है, ओके, vast number of the herbivores animals and carnivores such as lion, jackal and hyenas they are found in। जो herbivores animals हैं या फिर carnivores animals हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने देखा था यदि आप इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लगाओगे तो गलत है, क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर फ्यू हर्बीवोर प्लस जो कार्निवोर एनिमल है वो मिलते हैं इक्वेटर में, ठीक है। जो आपके लॉयन है, आपने देखा है कभी लॉयन आपका फॉरेस्ट में मिले? तो इसलिए नहीं, क्योंकि लॉयन जो है वो एकदम इसको बड़ी सी जगह चाहिए होती है दौड़ने भागने के लिए। जैकल, हायानास, अब ये जो है ये कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे सवानाज ऑफ द अफ्रीका। तो सवानाज ऑफ द अफ्रीका में आपको बहुत सारे नंबर ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एनिमल्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट फॉर द प्लांट्स दैट एंड्योर द सीजनल क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन फ्रॉम द ईयर टू ईयर? मतलब हर साल क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन जो है ये एंड्योर करते हैं ईयर टू ईयर, तो ये होते हैं पेरिनियल्स। पेरिनियल्स मतलब कि ये साल दर साल बने रहते हैं और इसीलिए इनमें ये अडेप्टेशन हो जाता है कि ये जो फ्लक्चुएशन है उसको अडेप्ट कर पाएँ, ठीक है। देन द रीजनल बाउंड्रीज ऑफ द बायोम आर समवॉट ऑर्बिट्रेरी। जो रीजनल बायोम्स की बाउंड्री है क्या बिल्कुल एग्जैक्ट है? देखो एग्जैक्ट तो नेचर में कुछ भी नहीं है, तो ये आर्बिट्रेरी है। ऑल काइंड्स ऑफ मेजर बायोम्स आर एग्जिस्टिंग बोथ इन द ओशियन एंड इन द लैंड। जो बायोम्स है, मेजर बायोम्स, ये ओशियन में भी है और लैंड में भी है। तो देखो ये दोनों है तो सही, मतलब देखो ये दोनों ऑल काइंड्स ऑफ बायोम, ये बोल रहे हैं कि भाई सभी टाइप के जो बायोम है, मेजर बायोम है, वो ओशियन और लैंड दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं कहीं करते हैं बट नॉट ऑल द काइंड ऑफ बायोम्स। हर काइंड के बायोम जो है वो ओशियन और लैंड पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हाँ, बट जो बायोम्स है उनकी बाउंड्री आपकी आर्बिट्रेरी जरूर होती है। तो ए इज द करेक्ट एंड जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। जो ट्रॉपिकल, अब आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल के, उनकी रेंज क्या होती है? मतलब वो किस रेंज के रेनफॉल में रहते हैं? तो याद रखना जो आपकी रेनफॉल होती है 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक, इस रेनफॉल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन जो आपकी अल्पाइन वेजिटेशन है उनका अल्टीट्यूड क्या होता है? तो अल्पाइन वेजिटेशन का जो अल्टीट्यूड होता है वो होता है 3200 से लेके ऐसा आपका 3600, ठीक है ये। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर इन द माउंटेन एनवायरनमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमको बताना है माउंटेन एरियाज में, ठीक है। तो पहले आपका होगा, अब पहले तो होगा आपका सब माउंटेन, फिर होगा आपका माउंटेन। तो जहाँ जहाँ पे उल्टा है वहाँ वहाँ अलग कर दो, यहाँ पर भी उल्टा है। एंड
देखो यहाँ पर दिस इज द सब माउंटेन, माउंटेन, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन, दिस इज द थिंग, ठीक है। फिर फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट का जो प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है वो कितना होता है? फॉरेस्ट का होता है आपका दिस वन, ओके। देन यू हैव, अच्छा ये रेन फॉरेस्ट का होता है, ठीक है। सो फॉरेस्ट का आपका हो जाता है, यू हैव दिस वन इज ऑफ द फॉरेस्ट, ये आपका रेन फॉरेस्ट का है। योर डेजर्ट का तो सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। देन आपका दिस इज योर ग्रासलैंड्स, ठीक। अब जो फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ लाइफ फॉर्म, अब जो लाइफ फॉर्म है, लाइफ फॉर्म का कॉन्सेप्ट पहली बार 1934 में किसने प्रोपाउंड किया था? ये इसको प्रोपाउंड किया था अपने रोंकियर साहब ने। किसने? जो लाइफ फॉर्म का कंसेप्ट है वो आपके रोंकियर साहब ने जो है वो प्रपोज करा था, तो क्रिश्चियन रोंकियर, ठीक है। फिर एपिफाइट्स कहाँ मिलते हैं आपको? एपिफाइट्स पता है, जो मतलब जो ट्रीज है, सपोज दिस इज द ट्री की अब ये जो ब्रांच है ना, इसके ऊपर उगे रहेंगे आपके एपिफाइट्स। तो ये जो एपिफाइट्स हैं ये आपको मिलते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। देन आपका है अकासिया। अकासिया जो है, अकासिया एक सहारा मतलब ये डेजर्ट में होने वाला एक पौधा है। अब बाओब, जो बाओब है उसका तना काफी मोटा रहता है, ऐसा रहता है बाओब का ट्री, ठीक है। दिस इज द बाओब, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है? ये आपका मिलेगा आपको सवाना में। अब जूनीपर कहाँ मिलेंगे आपको? जूनीपर्स जो हैं वो आपके मेडिटेरेनियन रीजन में मिलेंगे, ठीक है। देन जो आपके मेजोफाइट्स है, मेजोफाइट्स कहाँ होते हैं? मेजोफाइट्स होते हैं आपके टेम्परेट रीजन में, ठीक है। सो टेम्परेट रीजन क्या होता है? ये तो ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है, तो ये मॉडरेट एनवायरनमेंट में मिलते हैं मेसोफाइट्स आपके। हेकेस्टोथर्मल प्लांट्स, अब ये जो हेकेस्टोथर्मल प्लांट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमने पढ़ा था जो हेकेस्टोथर्म्स हैं वो एकदम कोल्ड एरिया में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? कोल्ड एरिया में। So it is in a cold desert. Then which one of the following group of statement are correct? Tropical grasslands located in the Brazil, they are called as the llanos and campos. तो ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट ब्राज़ील में है उनको लानोज या कंपोज बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सवाना इज अ टाइप ऑफ इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट इन द अफ्रीका। क्या ये सही है? नहीं, सवाना जो है वो इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट नहीं है। देन वी हैव द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द अर्जेंटीना इज कॉल्ड एज द पंपास। जो अर्जेंटीना के ग्रासलैंड्स हैं उनको पंपास बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड सल्वा इज द कॉनिफेरस। अभी हमने देखा सल्वा कॉनिफेरस नहीं है, ये एक रेन फॉरेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो सही कौन कौन सा है? हमें क्या बताना है? करेक्ट बताना है, ठीक है। हमारा जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ए वाला एंड सी, ए एंड सी, तो यहाँ पर ये सी कर लो, ठीक है। ए एंड सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पर अब हम थोड़े से ग्रासलैंड्स देख लेते हैं। आई थिंक हमने ग्रासलैंड्स नहीं देखे हैं। ओके, पहले हम ग्रासलैंड्स देखेंगे, ठीक है। लेट मी ड्रॉ हियर, दिस इज द ग्रासलैंड्स वी आर हैविंग। ओके, तो अब हम देखेंगे ग्रासलैंड्स, ठीक है। यहाँ पर आपके मिल जाएंगे आपको प्रेरीज, ठीक है। प्रेरीज यहाँ पर आपको मिलेंगे विनीपेग, यदि आपको विनीपेग आ जाए तो। एंड हेयर इज योर पंपाज, ठीक है। देयर इज योर वील्ड्स, यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके वील्ड्स। एंड हेयर यू विल बी हैविंग योर डॉन्स, ठीक है। ये आपके डॉन्स है यहाँ पर। एंड यहाँ न्यूजीलैंड में आपको मिल जाएंगे क्या? यहाँ पर आपको मिलेंगे कैंटरबरी, ठीक है। कैंटरबरी जो है वो आपको मिल जाएंगे। देन यू आर हैविंग यहाँ पर मंचूरियन, जो आपके मंचूरियन ग्रासलैंड्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके स्टेपी, दिस इज योर स्टेपी। एंड दिस इज योर पुस्टाज, ठीक है। पुस्टाज, ठीक है। दिस इज योर पुस्टाज। तो ये जो है कुछ याद रखना, दिस इज द वील्ड, कैंटरबरी, डाउन्स, स्टेपी, पंपाज, एंड यहाँ पर है जो है लानोज, this is your prairie. Got it? So these are the grasslands we have. Then ecological succession में इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उसका एकदम लास्ट वाला स्टेज क्या होता है? ये होता है आपका क्लाइमेक्स, जो क्लाइमेक्स स्पीशी है वो आ जाती है, ठीक है, एकदम इकोलॉजिकल सक्सेशन में। अब एक स्टेटमेंट है, अ रेस वैलिड इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ वैलिड सोशियो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मतलब
जो आपकी रेस वैलिड है, मतलब जो आपकी रेस है वो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ना कि एक सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये किसने बोला है? तो रेस हमारी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोला है के क्रोबर साहब ने, क्रोबर, ठीक है, एल क्रोबर साहब ने, एल क्रोबर। अब हमें बात करना है जो गेलॉर्ड नेल्सन है, जो आपके गेलॉर्ड नेल्सन है, इन्होंने अर्थ डे बताया है। आपके ए ई डगलस साहब ने बताया है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चार्ल्स ईल्टन हैज सेड अबाउट द इकोलॉजिकल नीश, एंड जो आपके अर्न्स्ट हैकल हैं, इन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, फिर स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, जो स्पेसिफिक प्लेस होती है किसी भी स्पीशी की ऑर्गेनिक सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं नीश। ठीक है, नीश। एंड इस नीश को किसने बताया है? जो आपके चार्ल्स ईल्टन साहब हैं, उन्होंने। सो दिस इज द नीश। अब जो इकोलॉजिकल नीश है वो क्या होता है? वो एक फंक्शनल रोल होता है ऑर्गेनिज्म का किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, then it is the what is the transition zone between the two ecosystem? दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको बोलते हैं आप इकोटोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इकोटोन। Got it? So this is your ecotone. Then which one of the following term is responsible for जो आपका mixing zone है of two biomes, दो biomes के बीच का जो mix वाला zone है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप ecotone। ठीक है, ecotone. Then which one of the following has defined जो आपका geography है उसको human ecology किसने बोला है? ये बोला है आपके बोरोज, एच बोरोज साहब ने। अब जो ट्रांजिशन है दो इकोसिस्टम के बीच का, इकोटोन बोला जाता है इसको। अब फैक्टोरियल इकोलॉजी इज द मेथड जनरली यूज टू एनालाइज। जो फैक्टोरियल इकोलॉजी है उसका हम जो अर्बन सोशियो स्पेशल स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करने में यूज करते हैं। सो दिस इज द अर्बन सोशियो स्पेशल स्ट्रक्चर। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द सिनेकोलॉजी? एक होता है आपका ऑटेकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी में आप सिंगल इंडिविजुअल का जो है वो रिलेशन देखते हो एनवायरमेंट से, बट जो सिनेकोलॉजी है उसका आप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर जो आपका पूरा कम्युनिटी है उसका आप रिलेशन देखते हो एनवायरमेंट से। सो क्या हो गया हमारा? इट इज द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज, दिस इज द थिंग। एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशी इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट, जो इंडिविजुअल स्पीशी है वो क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो ऑटेकोलॉजी। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, तो इसको बोलते हैं सिनेकोलॉजी। एंड सोशल इकोलॉजी नो, हैबिटेट इकोलॉजी नो। तो ये हमने 53 तक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट में हमारा 100 तक कर लेंगे। ठीक है, so thank you so much.